बात मेरे को हंसी आई कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोल रहे हैं कि मैं तेलंगाना का हूं और तेलंगाना के नाइंसाफियों पर बोलूंगा मैं। प्यारे बेटे कहाँ थे? 2002 से लेके 2012 तक तेलंगाना एजिटेशन चला। तो जब आप तेलंगाना के नहीं थे, आप आपके भाई तेलंगाना के नहीं थे, जब जब तेलंगाना के साथ नाइंसाफी नहीं दिख रही थी, पुलिस वाले लेके जाके बच्चों को मार मार के जेलों में डाल रहे थे। तेलंगाना एजिटेशन में फायरिंग में बच्चों को मार दिए, लोग अपने आप को जला लिए तेलंगाना के वास्ते। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही थी। तो जब आप तेलंगाना के नहीं थे, जब औसा के हो गए थे शायद, आपके दादा जो जहां से आए थे औसा के, वहां के हो गए शायद आप। तो आज आप तेलंगाना के कैसा हो गए? दावत तय हो गई, दस्तरखान बिज गया, बिरयानी आ गई, दस्तरखान के बिलावड़ बन के बोल रहे हैं आज मैं तेलंगाना का हूं। अच्छा ठीक है, आप तेलंगाना के हैं ना साहब, तो फिर तेलंगाना में जो नाइंसाफी केसीआर की गवर्नमेंट से हो रही उसके ऊपर बोलो। आप हिम्मत नहीं है बोलने की, केसीआर के खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं है, कई मुद्दों पे है। तो जैसा इन्हों यहाँ तो पूरा मेडअप गेम रहता है। ये पहले से बैठे हुए एक दिन जाके मीटिंग कर लेते, मैं ऐसा बोलता हूँ साहब, आप ऐसा बोलना। सीएम साहब गायब हो गए असेंबली से, क्या लौंडे के मुंह को लगूं मैं बोल के उन्होंने निकल के चले गए उन्हों। और इन्हों जो है केटीआर साहब बैठ के इनका मुकाबला कर रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का। अब के टीआरएस बीआरएस वाले मेरे को फोन आ करके बोल रहे हैं कैसा बोले हमारे अन्ना थे कि अकबर ओवैसी को कैसा करे। अन्ना 4 साल पहले भी असेंबली में बोले थे, केटीआर साहब बोले थे अकबरुद्दीन ओवैसी को डोंट प्ले फॉर द गैलरी बोल के। फिर दोनों मिलके फिरे नहीं फिरे, दोनों मिलके पावर शेयरिंग कर रहे नहीं कर रही, दोनों मिलके लोगों को आवाम को बेवकूफ बना रही नहीं बना रही। आज एक मेरे को टीआरएस वाला फोन करके बोल रहा देखे आप अन्ना कैसा बोले। अरे मैं बोला बेवकूफ, वो अन्ना और चिन्ना दोनों एक साथ है। ये एक सिक्के के दो रुख है, दोनों बीजेपी के एजेंडा ही है। तो बहरहाल इसके अंदर कई मुद्दे हलाए कि इसमें ये बोले कि तेलंगाना गवर्नर एड्रेस में तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ वो नहीं बोले कहते। आप बोलना था कि तेलंगाना में जो है 5 मस्जिदों को शहीद कर दिए, गवर्नर के एड्रेस में क्यों नहीं बोले ये बात मुद्दा उठाना था आप। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद शहीद हुए, मस्जिद मोहम्मदिया और मस्जिद दफातिर, मस्जिद हाशमी। ये 2 मसाजिद को जो शहीद कर दिए, 2 के जगह 1 बन रही, उसी मुकाम पे बन रही नहीं बन रही। तुम लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तुम्हारे भाई गाड़ी के ड्राइवर है, तुम जो है जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठाने की सलाहियत रखते। अरे मस्जिद अल्लाह के घर के मामले में तुम केसीआर को सवाल नहीं कर रही। 17 के दिन इनाग्रेशन है, उसके बाद में जो असेंबली इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, फिर से आप आवाम को बेवकूफ़ बना रही। कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में जो कोत्तागुड़म में जो मस्जिद को शहीद करे थे, आज की तारीख तक वो मलबा वैसी पड़ा हुआ है, बाजू कमरे में लोग नमाज पढ़ रही। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में आप जो है आवाज़ उठाने का दावा करते हैं। आपकी रियासत, आप जहाँ पर टीआरएस बीआरएस के साथ में आप पावर शेयरिंग में है, कोत्तागुड़म में मस्जिद शहीद कर दिए भाई। और एक बात, ये आपके जो अंबरपेट पे मस्जिद खाना को शहीद कर दिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जितने भी लोग आज मेरा लाइव देख रहे हैं, कल सुबह में जाके, मैं कोई अमेरिका लंदन की बात जज्बाती तकरीर नहीं, मेरे से इख्तलाफात होंगे कई लोगों को, आप इख्तलाफात करिए, जितने गालियाँ दे सकते दीजिए। मैं आपके गालियों का कोई सोशल मीडिया पे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मैं उससे सच बोलने के लिए या हकायक बोलने से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। साबिक में भी मुखालिफत की गई, आज भी करते, कल भी होती सियासत में मुखालिफत। लेकिन जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चमचे डोंगा जो भी है ये, और जो चाहने वाले हैं, जो सोशल एडमिना हैं, और जितने उलमा मशाइखीन को अमजदुल्ला खान कल सुबह की दावत दे रहा है। आप जाके जो है जो अंबरपेट में मस्जिद को शहीद कर दिए थे, वहाँ पर ब्रिज की तामीर हो रही, मस्जिद के मुकाम पे पिलर को डाल के ब्रिज बना रही। और असदुद्दीन ओवैसी 2014 में 2018 में जो बल्दिया इलेक्शन आए थे 18-19 में, अंबरपेट में तकरीर करके बोले थे कि अगर ये मस्जिद नहीं बनेगी तो मैं आइंदा जो है वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मेरी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हो रही बोल के। तो अंबरपेट की एक खाना मस्जिद के बारे में क्यों नहीं बोले भाई आप? क्यों 7 एमएलए जाके उस एरिया का दौरा नहीं कर रही? क्यों वक्फ बोर्ड चेयरमैन जाके वहाँ दौरा नहीं कर रही? क्यों वो हमारे महमूद अली साहब वहाँ जाके दौरा नहीं कर रही? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मस्जिद खाने का ब्रिज की तामीर मुकम्मल हो रही, रोड बंद कर दिए,
रोड बन करके जहां पर मस्जिद की जगह है, पहले जो डेरा डाल के पुलिस पिकेट रखे थे सब हट गया, डेरा हट गया, पुलिस पिकेट हट गया, खाली कुछ कचरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके मुंह पे लाके जो है ब्रिज का पिलर डाल रहे हैं और ऑलमोस्ट अनकरीब ब्रिज कंप्लीट होने वाला है। ये ब्रिज जो कंप्लीट होने वाला है ये सेंट्रल के फंड से, ये स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहिए तो आप जो है वहां पर एक नई मस्जिद बना सकते हैं, जैसा बेगम पेट में एयर ब्रिज के नीचे मस्जिद है, मस्जिद को बगैर डिस्टर्ब करे के बनाए। जिस वक्त गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान एमएलए थे, ऐसी मस्जिद को शहीद करने की बात आई थी, हंगामा हुआ। एयरपोर्ट ओल्ड बेगमपेट एयरपोर्ट का आप जाके देखिए, ब्रिज के नीचे मस्जिद है वहां पर। तो ऐसा होता काम। भाई आप मंदिरों को नहीं हटा रही, आप मंदिरों को करोड़ों रुपए दे रही, यादाद्री मंदिर को करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए दे रही आप, ठीक है दीजिए। आप लेके जाके तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 5 किलो का सोना दे रही, लेकिन भाई हमारा भी हक बनता, हम भी तेलंगाना के हैं, हम अकबरुद्दीन ओवैसी के वैसे नहीं, हम तो रियल तेलंगाना वाले, हम हमारे आबाज़दाद यहाँ तेलंगाना के, हम एजुटेशन में हिस्सा लिए सो है, तो हम हमारे लोगों की तो बात करेंगे ना, जो लोग तेलंगाना की तायद में थे, जो टीआरएस की तायद में थे। तो बहरहाल ये अंबरपेट की ब्रिज का मसला हो गया। और एक बात ये बोले कि माइनॉरिटीज़ को, अब देखिए कैसा कौम को बेखौफ बनाते हैं दोनों भाई। माइनॉरिटीज़ को 2014 से लेके 2022 हो गया, किसी को लोन मिला क्या बताओ? एक आदमी को, पूरे जितने मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आओ आके बोलो हाँ भाई मेरे को लोन मिला बोल के। पूरे तेलंगाना में ये एक आदमी को बताओ जिसको लोन मिला 2014 से लेके 2014 के बाद में बल्दिया इलेक्शन में ये लोन का ड्रामा चला। महमूद अली साहब बोले 8वां देंगे हम। फिर 2018 में असेंबली इलेक्शन से पहले ड्रामा चला लोन का। फिर 2019 में इसका ड्रामा चला। फिर उसका लोन का ड्रामा, पहले बोले 70 करोड़, फिर बोले 120 करोड़। अरे दरखास्त वहाँ 2.5 लाख है, 2.5 लाख डिवाइडेड भाई अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए करे तो एक एक आदमी को, दरखास्त गुजार को, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को अगर गिने तो सबको 2 रुपए 3 रुपए आ रहे हैं। लेकिन अगर तेलंगाना में जो अब दरखास्त है 2.5 लाख, इनको अगर आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए डिवाइड करें तो एक एक को 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए आ रहे हैं। तो ये 8 साल में मुसलमानों को केसीआर की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी की स्ट्रांग लीडरशिप के दरमियान में, असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप के दरमियान में ये क्या मिला बोले तो 2,000 रुपए 2-2.5 लाख दरखास्त गुजारों को मिल रही। अच्छा, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी बोले उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही, उर्दू में कोई दरखास्त नहीं ले रही। आप कहीं को है बाबा, झक मराने हैं आप कहीं को है, आप है कहीं को दुनिया में। आप जो है असेंबली के, आप क्यों बने आप ये बताइए मेरे को। आप जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन कहीं को है, आपके भाई मजलिस के सदर कहीं को है। अगर आप खुद बोल रहे हैं, अल्लाह ताला आपके मुंह से बोलने लगा रहा। जब कोई इंसान तबाही के रास्ते पर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी दौलत नहीं खींचता, उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सच निकल गया कि तेलंगाना में उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही। अरे आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना साहब, आपके 7 एमएलए क्या कर रहे हैं? क्या साल में एक बार उर्दू याद आती है असेंबली के दौरान में? बोलो आप मेरे को। आलेर एनकाउंटर साल में एक बार याद आता, वफ की जायदादों की तबाही साल में एक बार याद आती। तो उर्दू के साथ आज बताओ, आप कोई पुलिस स्टेशन में आप उर्दू में दरखास्त दे सकते हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में आप उर्दू में दरखास्त दे सकते हैं, क्या कोई कमिश्नरेट में, बल्दिया पुलिस के बल्दिया का म्यूनसिपल ऑफिसर्स में आप उर्दू में दरखास्त दे सकते हैं। शहर में जितने उर्दू मीडियम स्कूल से सक्सेसफुल स्कीम लाके पूरे उर्दू मीडियम स्कूलों को ले जाके तेलुगु मीडियम में मर्ज कर दिए। अब मुसलमान बच्चे कहाँ पढ़ते? तेलुगु मीडियम में नहीं पढ़े, पूरे ड्रॉप आउट हो गए, पूरे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। अब क्या एक ढंडोरा पीटते कि टिमरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल हम खोल रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम इतने जो उर्दू मीडियम स्कूलों को बंद कर दिए, वही स्टाफ को लेके आप जो है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का ड्रामा। तो बहरहाल यहाँ पर आज अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सच बोलने लगाया, और उनकी क़यादत फेलियर का सामने जिंदा मिसाल है कि उर्दू को 8 साल से नज़रअंदाज कर दिया गया है। खुद उन्होंने बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। चमचो ये सुनो, जो आपके अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, बोले इस्लामिक सेंटर नहीं बना। कब से सुन रहा हूँ भाई ये इस्लामिक सेंटर की स्टोरी, बताओ आप। 2014 की जो असेंबली में स्पीच है, 2014 का जो बजट, पहला बजट जो पेश करे थे केसीआर साहब,
अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों की नूरा कुश्ती चली थी। 2014 में इस्लामिक सेंटर का ऐलान करे थे। आज की तारीख तक आप बताओ मेरे को वो कहाँ है? चिराग लेकर ढूंढना पड़ रहा। अरे वो नए प्रोजेक्ट बनाना छोड़ो, पुराना जो हज हाउस है ना नामपल्ली पे, हज हाउस के बाजू की एक बड़ी बिल्डिंग ठहरी हुई है। हमारे मोहम्मद अली शब्बीर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और फरीदुद्दीन कांग्रेस के दौर में वो हज हाउस की बिल्डिंग बनाए थे और ये सोचे थे कि सारे माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक बिल्डिंग के तहत लाना है अपने को बोल के। आप बताइए ये हज हाउस का क्या हुआ? हज हाउस की बिल्डिंग को इंजीनियर्स ये बोल रहे हैं कि जो मौजूदा अब जो हज हाउस की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल डिफंक्ट हो गई, उसको पूरा तोड़ के नया बनाना पड़ता। चुनना नहीं करा सक रहे, उसकी बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर सक रहे। नए प्रोजेक्ट दूर की बात है। अनीसुल गरबा हर 8 दिन को 10 दिन को अकबरुद्दीन ओवैसी का दौरा होता, एक एक आ जाते, वो काले पठान को ले लेके आके जो है वहाँ पर करते कि हम जो है फलाना अनीसुल गुरबा अनीसुल गुरबा। अरे भाई 8 साल से सुन रहा हूँ स्टोरी, अनीसुल गुरबा बन रहा। दूसरे प्रोजेक्ट्स बताओ आप। रेड्डी भवन का ऐलान करे, बन गया। दलित भवन का ऐलान करे, बन गया। SC ST को भवन का ऐलान करे, बन गया। हमारे अनीसुल गुरबा को वैसी पेंडिंग में रखे। KCR साहब बोले थे एयरपोर्ट के करीब में 10 एकड़ के ऊपर मैं हज हाउस बना के दूंगा। कहाँ पर है भाई वो हज हाउस? बोला 5-6 साल से सुन रही। अजमेर में एक हैदराबाद हाउस बनाता हूँ बोले थे KCR साहब, वो कहाँ है बताओ? वो भूल गए। फिर मक्का मस्जिद का जो है आज कितने दिन से काम चल रहा भाई मक्का मस्जिद का? बोलो हर रमजान में। और एक बात सुनिए, कितनी जहरीली बात है कि मक्का मस्जिद में तकरीबन 100 या 120 कुछ एम्प्लॉइज है, उनको आज की तारीख तक परमानेंट नहीं करे। जितने मंदिर में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के तहत जो उनको एम्प्लॉइज बना के, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बना के, गवर्नमेंट का स्केल देते, उनको 60,000 रुपए तनख्वाह देते। और हमारे मक्का मस्जिद के एम्प्लॉइज को कंट्रैक्ट बेसिस पे, गौर करिए, पढ़ा लिखा तबका जो है मुसलमानों का, मैं उनसे मुखातिब हूं, वो जाहिलों से मैं मुखातिब नहीं हूं। मैं आप गौर करिए कि मक्का मस्जिद जो है आपकी एक तेलंगाना की नाक है और उस मक्का मस्जिद में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हर 11 महीने को एक जैद बकर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना के ये एम्प्लॉइज को कॉन्ट्रैक्ट पे लेते और उनको हर 3 महीने को 4 महीने को एक बार पेमेंट होता उनको, यानी 3 महीने की सैलरी 3 महीने में एक बार होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। समझो मेरी बात को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बना रहे उनको। कई बार CM साहब का ने फाइल गई, सुप्रीडेंट मक्का मस्जिद मौजूदा जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है उन्होंने भेजे, CM साहब नहीं कर रही तो MIM की मजबूत क़यादत, असदुद्दीन ओवैसी ड्राइवर है मिल्लत और आपके अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेपनी है मिल्लत को इनको याद नहीं आया। अरे CM साहब कितने एम्प्लॉइज है जी? आप जो है इलेक्ट्रिसिटी में परमानेंट कर रहे हैं, आप बलिया में परमानेंट कर रहे हैं, आप जो है वाटर वर्क्स में परमानेंट कर रहे हैं। अरे हमारे कितने हैं साहब? 100-120 जने हैं, आधे मर गए तो उनके ऊपर अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ मक्का मस्जिद में। मक्का मस्जिद की तो इतनी बुरी हालत है एम्प्लॉइज की, आप कभी नमाज पढ़ने गए तो एक आध एम्प्लॉई को बाजू लेके पूछो उसके घर के हालात इतने बुरे हैं ना, तो उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। गौर करिए आप, आज के दौर में जो है ये दवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जो मक्का मस्जिद चल रही उनको नहीं है। फिर उसके बाद में इमाम मौजनों की तनख्वाह कहते इनू बोल के दिलाए। आप देखिए दिल्ली में जाइए आप, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है, मैं अमानतुल्लाह जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अक्सर उनकी मेरी बातचीत होती रहती, 19,000 रुपये है और आपके इमाम को क्या दे रहे हैं KCR साहब? 5,000 रुपये, वो भी कैसा? 6 महीने तक उन्हें लरजना, उन्हें साहब तनख्वाह दियो, साहब मेरे पैसे दियो, तो 5,000 रुपये आते। ये मजलिस की क़यादत ये नहीं बोल सक रही, प्रेशर नहीं कर रही कि भाई आप जैसा दिल्ली में दे रहे ना, अरविंद केजरीवाल से बहुत जम रही आजकल। बेटी का शराब की स्कैंडल चल रहा दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल भी वन ऑफ द अक्यूज्ड है। ये जो दोस्ती है कोई दिल्ली की तरक्की या तेलंगाना की तरक्की के लिए नहीं है, एक दूसरे को कैसा ED से बचाना है शराब स्कैंडल से बोल के वो दोस्ती है। तो आप बोल रहा था उसमें वहाँ पर 19,000 20,000 रुपये सैलरी है, इमाम को मौजन को यहाँ पर भी 20,000 रुपये सैलरी दो। आप बताओ कोई मुस्लिम MLA डिमांड कर रहा? नहीं करता। कोई तंजीम डिमांड करती? नहीं करती। अरे भाई इमाम का जो है उसका क्या गुजारा होता बोलो 5,000 रुपये में?
घर का अगर रिमोट एरिया में हैदराबाद में जाके आप बालापुर के सेट पे घर का लिए तो 5,000 रुपये से कम नहीं है घर का कोई किराया। उन्हें बच्चों को क्या पढ़ाएंगा, उन्हें जो है उसका दिल और जान इमामत में रहता ही नहीं अगर उन्हें घर की परेशानियों में रहा तो ये भी नज़रअंदाज हो गया। मेट्रो रेल 500 करोड़ रुपए मंजूर हो कहते मेट्रो रेल को, और मेट्रो रेल नहीं आई। कौन खा गए भैया 500 करोड़ रुपए? मुझे अच्छा याद है, गौर करिए अय मुसलमानों, और ये जितने मेरा लाइव सुन रही मेरी बात को गौर करिए। NVVS रेड्डी बोल के मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल थे उन्होंने, अब है नहीं है नहीं मालूम मेरे को। जिस वक्त पे ये मेट्रो रेल हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था 2009 में, यानी नई जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी राजशेखर रेड्डी के पीरियड में, तो हमारे चदरघाट पे का कोई स्कूल वगैरह तोड़ दे रहे थे, तो ये स्कूल को कहाँ रिलोकेट कर रही, और ये बीच में 1-2-3 गौसे पाक के छिले आ रहे हैं, उसको कैसा कर रहे हैं। तो मैं बोलने के लिए गया था, तो ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि NVVS रेड्डी साहब मुझे ये बोले, चंद लीडरों के नाम लेके बोले कि ये लोग नहीं चाह रही कि ओल्ड सिटी को ट्रेन आना बोल के। अब इसकी गवाही कौन देंगे? हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब उस वक्त पे मिनिस्टर थे, तो किकबैक की बात आई कि भाई हमको कितने पैसे देते, अगर इतने पैसे देते तो हम अलाउ करते मेट्रो रेल को, नहीं तो नहीं करते। ये लोग समझे डर के लाके वो लोग पैसे दे देते, लेकिन वो L&T कंपनी जो है वो लोग जो भी पैसे देते लेते ऑन चेक देते, वो लोग घूस नहीं देते। उस वक्त हमारे मुकेश मिनिस्टर साहब थे, उनसे भी कोई कन्फ्रंटेशन हुआ। उस वक्त नागेंद्र साहब लेबर मिनिस्टर थे, ये L&T कंपनी उनकी बात नहीं सुन रही थी, तो उनके ऊपर लेबर डिपार्टमेंट में 1000 केस बुक करे, लेकिन वो लोग नहीं झुके, वो लोग प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाते वो लोग। आप देखो जाके सुल्तान बाजार का प्रोजेक्ट ऐसी लड़ती में पड़ गया था, ये नागेंद्र साहब से खिरखिरी में कई लाइंस नहीं करे थे उन्होंने। तो खैर बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि मेट्रो रेल में सबसे बड़ी अगर बाधा है पुराने शहर को मेट्रो रेल आने के लिए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मजलिस की क़यादत है। मजलिस की क़यादत खुद नहीं चाह रही कि मेट्रो रेल नहीं आना हैदराबाद को बोल के, एक जिद है वो लोगों की। L&T कंपनी के खिलाफ में उनको एक जिद आ गई उनको। तो इस बात की मैं जो बोला NVVS रेड्डी जो बोला उसकी गवाही जो है हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब दे सकते कि उस वक्त मीटिंगा हो रहे थे, उन्होंने सिटी इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने जो है उस मीटिंगों में बैठ रहे थे। उन्होंने खुद कई बार मजलिस वालों को समझाने की कोशिश करे, अकबरुद्दीन ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी को, दोनों भाइयों को अलग अलग समझाने की कोशिश करे, मगर वो लोग जिद पकड़े हुए थे। अच्छा, अब रोड वाइडनिंग के ऊपर बोले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, भाई आप जो है 15-20 साल के MLA, आपके भाई 15 साल के MP, अगर हैदराबाद में रोड वाइडनिंग नहीं आ रही, आप जब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब MLA थे, ये डबिलपुरा ब्रिज से लेके आपके चंचलगुड़ा जेल तक रोड वाइडनिंग कराना था। एक दिन फ़ोन करे, खुली कुतुब शाह में होती थी पहले रोड वाइडनिंग, बाद में बल्दी वाले लिए। रमनाचारी को फ़ोन करे, मैं आना चाह रहा हूँ साहब, ये रोड वाइडनिंग कराना है हमारे को। नहीं साहब, वो कोर्ट के सबको बुलाए मीटिंग लिए, पूरा शेख फैज कमान से लेके चंचलगुड़ा जेल तक 3 दिन में रोड वेंडिंग हुई। 3 दिन में मार के पूरा चले गए। जिसको कंपनसेशन देना था एडवांस में पैसे दिए, जिसको लैंड टू लैंड देना था दिए। आज आप आके बेवाकार रोना रो रही। फिर आप किस बात के कायद है भैया? आप यू आर फेलिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। आप मेट्रो ट्रेन नहीं ला सक रहे, आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान को उसका मौका नहीं दिला सक रही, मौकूफ नहीं दिला सक रही। आप जो है हज हाउस नहीं बना सक रही, आप जो है माइनॉरिटी को लोन्स नहीं दिला सक रहे मुसलमानों को, आप जो है मेट्रो रेल नहीं ला सक रहे, आप रोड वाइडनिंग नहीं कर सक रहे। तो फिर आप कई के MLA है, आप कई के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आपकी TRS की BRS की कई की दोस्ती है, ये नहीं मेरे को समझ में आ रहा। सिर्फ जज्बाती तकारीर के वास्ते है क्या, बताइए आप? हाँ, अच्छा, मेजर बात जो है हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोले आज कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की ज़मीन हम खो दिए। फिर आप और आपके 7 MLA कई के है बोलो, आप कई की फौज है ये बोलो आप, ये कई की फौज है। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली 1654 एकड़ यानी 1654 एकर्स लैंड वर्थ 50,000 करोड़, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अगर आप बाहर मालूम करें तो आउट ऑफ रेट गए तो और बढ़ के आता। देखिए किस तरीके से ड्रामा हुआ, किसको किसको इसमें फायदा पहुंचा। इसके ऊपर CBI इंक्वायरी अगर लगाए तो बात पूरी आती। लोअर कोर्ट में यानी दरगाह हजरत दरगाह हजरत हुसैन शाह वली का केस जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड जीतती है।
हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड जीतती है, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट अचानक जाके ये बोलती कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। चीफ मिनिस्टर कितने हमदर्द है, देखो आप, वक्फ की जायदाद को चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में ये बोल रही कि ये जमीन जो है ये वक्फ की नहीं है बोल के, और बड़े से बड़े वकील को लगा के वो केस को हटा दिए। 50,000 आखिरी एक एफिडेविट डाले थे ये जो लैंको हिल्स वाले, जो लगड़ा पार्टी राजगोपाल की लैंको हिल्स जो दरगाह हजरत हुसैन शाह वली पे, वो लोग ये बोले कि अगर ये आपके अगर कोई प्रूफ कर दे तो हम जो है 50,000 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड को देने के लिए तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ था माधापुर में कितने वक्फ के प्रॉपर्टीज है, कहाँ गए हुए हैं, तो ये ला के एफिडेविट सबमिट करे। ये कंपनी वाले एमएनसी वाले बोले हम 50,000 रुपए देते, तो इस केस को हरा दिए। अब इसमें बताओ कौन कौन पार्टी थे इसमें, खुद अकबरुद्दीन ओवैसी पार्टी थे इसके अंदर। केसीआर साहब जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था तो दरगाह हजरत हुसैन शाह वली पे आके बैठ के जो है झंडे लगा के 3 दिन का धरना दिए और बोले कि जैसा ही आऊँगा मैं दे दूंगा। सबसे बड़ा मसला है पूरों के जाने के बाद में आज शहर में ट्रैफिक चालानात का क्या है साहब, बोलो आप मेरे को, कितना जुल्म हो रहा, आप अंदाज़ा लगाओ। है आप किसी को अंदाज़ा? हर दिल के शहरी, हर शहरी के दिल पे हाथ रख के पूछो मियाँ, हर ऑटो वाले को 50,000 ऑटो वाले अपने हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में नियरली 50,000 ऑटो ड्राइवर्स है। 50,000 में 38 और 40,000 मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स है। हर ऑटो ड्राइवर को 1,000 रुपए से कम चालान नहीं हो रहा डेली। क्या बोलते हम कानून नाफिज करें? कानून नाफिज ऐसा नहीं होता साहब। आप सड़कें अच्छी बनाओ, आप स्टाफ सही बनाओ, कई स्टाफा वर्किंग नहीं कर रही, तो आज बताइए चालानात के ऊपर कोई बोलने के लिए राजी है क्या? बताइए आप, कोई एक लीडर बताओ पूरा असेंबली में। एक आज 0 ओवर में उड़ जाते हैं, हमारे कारवान के मिले को देते जिम्मेदारी, यानी तो मौजम खान को देते, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। 0 ओवर में उठ के साहब वो ट्रैफिक के चालान, अब मैं बोला ना आज कल उठता ट्रैफिक चालानात का मसला असेंबली में, नूरा कुछ थी उठाने से पहले डीजीपी को बोल देते, तीनों कमिश्नरों को फोन आकर देते, साहब हम असेंबली में मसला उठा रहे हैं, आप बुरा नको मानो, ये समझो जरा इलेक्शन आ रहा है। ये अमजदुल्ला खां परसों आके लाइव करा, पूरे लोग हमारे से सवाल कर रहे हैं, ये ट्रैफिक चालानात के ऊपर हो गया। एक हैदराबाद तेलंगाना के लोगों को एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? TSSPDCL, ये तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है ना, तेलंगाना स्टेट सदर्न। ये लोग क्या करें, ये जो आपको करंट देती है कंपनी है, ये कंपनी वाले जो है एक ASD चार्जेस बोल के लगा दिए। ASD चार्जेस के महीने क्या है, हर बिल में आ रहे हैं वो। आप जो साल में एक महीने में आप 500 रुपये, एक महीने में आप 2,000 रुपये करें, एक महीने में आपके मेहमान आ गए, गर्मियाँ थे, AC जलाए आप, 3,000 रुपये अगर आपको बिल आई, तो ये पूरा रैंडम निकाल के डिवाइडेड बाय 12 करके उसका कितना आ रहा, महीने को 5,000, तो आपको एक्सपेक्टेड बिल महीने को 5,000 आना, उसके लिए एडवांस में ASD बोल के ले रही, हर कंज्यूमर से 5,000 से 10,000 रुपये बिल में डाल रही। कोई पुरसाने हाल है? किसी को शऊर है? बताओ, नहीं है। खाली जज्बाती तकरीर, अपने बच्चे निकल जाते, जीतेगा भाई जीतेगा, बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर ओवैसी को जिताएंगे, बड़ा गोश्त खाएंगे असद भाई को जिताएंगे। अरे मियाँ थोड़ी तो अक्ल से काम लियो, थोड़ा सोचो कहाँ जा रहा हमारी कौम, कहाँ जा रही हमारा। ट्रैफिक के चालानात बंद दे रही, लॉकडाउन में मार के पुलिस वाले बैगन में मिला दिए, पूरों के जिंदगियां तबाह कर दिए, क्रिमिनल केसेस बुक कर दे रही। रात में दुकान खुली रही, कोई होटल बंडी डब्बा खुला रहा तो पहले ज़माने में मॉर्निंग कोर्ट बोल के चालान करते थे। आजकल क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, उसको उठा के लेके जाके यानी उसको जो है जेल दे रहे हैं, 10 दिन की जेल, 15 दिन की जेल। जितने लोग रात में अगर कोई कुछ कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी, दिन में नहीं चल रहा कारोबार, ये तमाम लोगों को जो है पनिशमेंट दे रही। इन लोगों को 15 दिन की जेल, 20 दिन की जेल। इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को याद नहीं है, कोई मिनिस्टर को याद नहीं है, कोई MLA को याद नहीं है। खैर बहरहाल ये आज जो अकबरुद्दीन ओवैसी का जो ड्रामा हुआ, उठ के KTR साहब देखिए, एक मानो में उन्होंने अपने आप को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, BRS का सरबराह बोल रहे हैं, लेकिन KTR मेरी नज़र में एक फेलियर मिनिस्टर है। वो कैसा फेलियर मिनिस्टर है?
उनका पोर्टफोलियो क्या है? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, MANUD। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर इन्हों जब से बने, जितने तालाबा और जितने नाले कब्जा हुए इनके दौर में, और इनके दौर में जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैदराबाद में, जितने बिल्डिंगों में जो आंच लग रही है, उसकी मेन वजह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जिम्मेदारी जो है मिनिस्टर फॉर MANUD KTR साहब है। अब आप बताओ, ये हमारे मिनिस्टर को क्या MANUD मिनिस्टर बोलूं या मिनिस्टर फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलूं? आप बताइए। आप में जिस दिन से आप गौर करिए, पहले इतने तालाबा कब्जा नहीं होते थे। मीरा आलम तालाब पिछले 8 साल में जो है 600 एकड़ पे जाके आज 200 एकड़ पे आ गई। जितने नाले कब्जा हो रही, आप जाओ आज जाके बल्दिया में एक दरखास्त दियो कि भाई मेरे कहने एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा बोल के, आप बताओ क्या कोई एक्शन होता? ACP या सेक्शन ऑफिसर आता, पैसे तोड़ लेता, चले जाता। अरे कोर्ट के आर्डर आए तो नहीं तोड़ रही बिल्डिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन। पूरा शहर तबाह हो जा रहा। KTR की निगरानी में मिनिस्टर है उन्होंने। तो आप बताओ, आप KTR कैसा अपने आप को CM बोल के प्रोजेक्ट करते हैं, कैसा अपने आप को एक IT मिनिस्टर बोल के प्रोजेक्ट तरक्की याफ्ता हो रहा करते? मुल्क हैदराबाद इज रनिंग विथ 120 स्पीड करते बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये आज की जो नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अकबरुद्दीन ओवैसी हो सकता है कि असेंबली के थोड़ी देर के बाद में फिर दोनों बैठ के गरम काफ़ी मान लिए, मैं कैसा बोला, हाँ मैं कैसा बोला, दोनों एक दूसरे को गले मिल लिए होंगे। तो अवाम को इसके ऊपर जो है ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी टाइम फिश। शुक्रिया, खुदाफिज।